कहानी है मिसाइल मैन। ये कहानी है असफलता में से सफलता चुराने की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की। कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर में एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। घर छोटा और परिवार बड़ा था। 4 भाई और एक बहन। भाइयों में कलाम जी सबसे छोटे थे। स्कूल की पढ़ाई में कलाम जी साधारण छात्र थे, लेकिन उनके अंदर नया कुछ सीखने की जबरदस्त चाहत थी। उन्हें पढ़ने का शौक। तीर्थ क्षेत्र रामेश्वरम के परिसर में कलाम जी के बचपन का ज्यादातर समय बीता था, इसीलिए वह हिंदू धर्म की अच्छी समझ रखते थे। वह कुरान और गीता दोनों धर्मों की किताबें पढ़ा करते थे। लेकिन कलाम जी का बचपन कठिनाइयों से भरा था। घर की माली हालत ठीक नहीं थी। परिवार जो बड़ा था तो घर में पैसों की समस्या होती रहती थी। घर की पैसों की समस्या को देखकर ही कलाम जी ने केवल 10 साल की छोटी सी उम्र में सुबह 4 बजे उठकर अखबार बेचने का काम शुरू किया, ताकि घर खर्च में कुछ तो मदद हो। लेकिन कलाम जी अखबार बेचते समय उसे पढ़कर नॉलेज हासिल किया करते थे। जब वो 5वीं कक्षा में थे तभी स्कूल के शिक्षक एक दिन सभी छात्रों को समुद्र किनारे लेकर गए। वहां पर पक्षी कैसे उड़ते हैं, ये उड़ते पक्षियों के जीवित उदाहरण दिखाकर सभी छात्रों को समझाया था। पक्षियों की वो उड़ान कलाम जी के दिमाग में बैठ गई। कलाम जी ने तय कर लिया कि वो बड़े होकर फाइटर पायलट होंगे। स्कूल में एक दिन कलाम जी गलती से गलत क्लासरूम में चले गए। उस क्लास में गणित के शिक्षक पढ़ा रहे थे। वह कलाम जी को देखते ही गुस्सा हो गए। उन्होंने कलाम जी को बेत की छड़ी से मारा और डांटते हुए कहा, जब तुम्हें यही पता नहीं कि तुम्हें कौन सी क्लासरूम में जाना है तो तुम क्या पढ़ाई करोगे और कैसे आगे बढ़ोगे। उस दिन कलाम जी कुछ वक्त के लिए निराश हुए थे, लेकिन उन्होंने उसी दिन एक निश्चय कर लिया कि मैं सिर्फ अच्छा छात्र ही नहीं बल्कि सबसे अच्छा छात्र बनूंगा। वह दिन रात पढ़ाई में जुट गए और जब परीक्षा का रिजल्ट आया तो उन्हें गणित में 100 में से 100 मार्क मिले थे। यह देख गणित के वह शिक्षक भी हैरान रह गए थे। इस तरह कलाम जी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा रामनाथपुरम के प्राथमिक स्कूल से पूरी की और तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 1954 में भौतिक शास्त्र में पदवी प्राप्त की। उसके बाद 1955 में उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। 1958 में कलाम जी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और कलाम जी अपना फाइटर पायलट बनने का सपना पूरा करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ऑफ देहरादून इंटरव्यू के लिए निकल गए। उस वक्त वहां इंटरव्यू देने 25 लोग आए थे। उनमें से केवल 8 ही लोगों को चुना जाना था और कलाम जी 9वें नंबर पर रहे। 1 नंबर से उनका फाइटर पायलट बनने का सपना अधूरा रह गया। वो निराश हो गए, लेकिन कलाम जी रुके नहीं। कलाम जी ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजर ज्वाइन कर लिया। DRDO ज्वाइन करने के कुछ साल बाद ही उन्हें इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च इनक्रोस बार में प्रमोट कर दिया गया और उन्हें 6 महीनों की ट्रेनिंग के लिए नासा भेजा गया। ट्रेनिंग के समय जब नासा के साइंटिस्ट ने कलाम जी की असीम प्रतिभा देखी तो उन्होंने कलाम जी से कहा, तुम यहीं रुक जाओ, तुम्हें हम इंडिया से 5 गुना ज्यादा तनख्वाह देंगे और अमेरिका की सिटीजनशिप भी देंगे। लेकिन कलाम जी ने ठान लिया था कि पैसे और करियर के लिए विदेश में नहीं रुकूंगा, देश की सेवा के इस अवसर को नहीं गंवाऊंगा। कलाम जी ने अपनी ट्रेनिंग पूरी की और लौटकर स्वदेश वापस आ गए। अब उनके ऊपर इंडिया के पहले रॉकेट को उड़ान भरवाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन इंडिया के पहले रॉकेट की उड़ान इतनी आसान नहीं थी। केरला के थुम्बा गांव के समुद्र किनारे से रॉकेट का लॉन्च किया जाना था, लेकिन शुरुआती मिशन होने के कारण वहां पर ना तो कोई वर्कशॉप था, ना ही कोई रिसर्च सेंटर की जगह। तो थुम्बा गांव के सेंट मेरी चर्च से काम शुरू किया गया। चर्च में ही वर्कशॉप और रिसर्च सेंटर बनाया गया। उसके बावजूद नासा से ट्रेनिंग लेकर आए साइंटिस्ट और इंजीनियर वहीं से काम करने लगे। आखिरकार जैसे तैसे करके रॉकेट को पूरी तरह से बना दिया। अब रॉकेट के पार्ट को लॉन्च पैड तक लेकर जाने के लिए उनके पास कोई वाहन नहीं था, तो उन्होंने सारे पार्ट को साइकिल और बैलगाड़ी की मदद से लॉन्च पैड तक पहुंचाया। अब अगली मुश्किल सामने खड़ी थी। लॉन्च पैड का हाइड्रोलिक सिस्टम काम नहीं कर रहा था और रॉकेट लॉन्च का समय करीब आ रहा था। थुम्बा गांव के लोग और मीडिया कर्मी लॉन्च देखने आए थे। तभी सभी साइंटिस्ट और इंजीनियर ने अपने हाथों से रस्सियां खींचकर रॉकेट को लॉन्च पैड पर खड़ा किया। इतनी सारी मुश्किलों के बाद आखिरकार 21 नवंबर 1963 को इंडिया के पहले रॉकेट का लॉन्च पूरी तरह सफल हुआ था। इंडिया ने स्पेस की तरफ अपना पहला कदम रखना शुरू किया।
1969 में कलाम जी को इसरो के सैटेलाइट मिशन प्रोजेक्ट का डायरेक्टर चीफ बनाया गया। उन्हें SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन की कमान दी गई। वह 1969 से लेकर 1979 तक 10 साल लगातार इस प्रोजेक्ट पर काम करते रहे। इन 10 सालों में कलाम जी ने सिर्फ 2 बार ही छुट्टी ली, एक बार उनके पिता के मृत्यु के दिन और एक बार उनकी मां के मृत्यु के दिन। और जब 1979 में भारत के पहले अंतरिक्ष यान SLV-3 का लॉन्च किया गया, वह लॉन्च फेल हो गया। पहली बार था, हम फेल हो गए। एक साल बाद 1980 के उस दिन एक बार फिर से पूरे देश की निगाहें हम पर थी। भारतीय अंतरिक्ष के भविष्य को बदल देने वाले प्रक्षेपण की उल्टी गिनती शुरू। 3, 2, 1 SLV-3 के प्रक्षेपण के सभी चरण सफल हुए। रोहिणी उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो गया। पूरा देश उत्साह से भर उठा। अब भारत उपग्रह प्रक्षेपित करने की क्षमता से संपन्न देशों के छोटे से समूह में शामिल हो गया था। पूरी टीम ने कलाम जी को कंधे पर उठा लिया। एक अखबार बांटने वाला आज हर अखबार खबर दे गया था। इस सफलता के बाद सरकार ने कलाम जी को 1981 में पद्म भूषण से सम्मानित किया और 1982 में DRDO का डायरेक्टर बना दिया। कलाम जी ने वहीं से स्वदेश इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल मॉडल पर काम करना शुरू किया। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल मतलब लक्ष्य का पीछा कर मारने वाली मिसाइल। कलाम जी ने 1985 में जमीन से हवा में मार करने वाली त्रिशूल मिसाइल का लॉन्च किया। फिर 1988 में जमीन से जमीन पर मार करने वाली पृथ्वी मिसाइल का लॉन्च किया। 1989 को जब 5000 किलोमीटर दूर तक सटीक मार करने वाली अग्नि मिसाइल लॉन्च की, लेकिन यह मिसाइल फेल हो गई। उसी दौरान उन्होंने जमीन से हवा में मार करने वाली सुपरसोनिक आकाश मिसाइल और हवा से जमीन पर मार करने वाली नाग मिसाइल का सफल लॉन्च किया। लेकिन अग्नि में वह बार बार फेल हो रहे थे। लेकिन अग्नि मिसाइल यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था। लेकिन 1999 साल के अंत में अग्नि मिसाइल को भी सफल बना दिया। बार बार असफल होने के बावजूद कलाम जी ने हार नहीं मानी थी। अग्नि की सफलता के बाद भारत छठा देश था जिसने इतनी पावरफुल मिसाइलें बनाई थी। 1990 को कलाम जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कलाम जी की मेहनत तब और रंग लाई जब 1993 में उन्होंने PSLV यान का भी सफल लॉन्च किया। आज वही कलाम जी की देन है कि उसी PSLV यान से 2014 में हमने 10 रुपए प्रति किलोमीटर से भी कम खर्च में मंगल ग्रह तक का सफर पूरा कर लिया है। और 2017 में तो हमने एक साथ 104 सैटेलाइट एक ही रॉकेट से लॉन्च कर विश्व विक्रम बना दिया। आज दुनिया का सबसे सस्ता और सफल सैटेलाइट लॉन्च सिस्टम हमारा ही है। आज की यह उपलब्धि कलाम जी की ही देन है। 1993 के PSLV सफल परीक्षण के वक्त से पहले ही कलाम जी भारत के परमाणु मिशन पर भी काम कर रहे थे। वह 1992 से लेकर 1999 तक भारत के रक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक सलाहकार थे। लेकिन भारत सरकार ने 1998 में परमाणु मिशन के टॉप साइंटिस्ट R चिदम्बरम और कलाम जी से जल्द परमाणु तेल छोड़ने को कहा, क्योंकि पड़ोसी मुल्क चाइना परमाणु संपन्न था। वो चोरी छिपे पाकिस्तान को परमाणु हथियार बनाने में मदद कर रहा था। हमें उससे पहले परमाणु शक्ति बनना था और दुनिया को भी हमें हमारी शक्ति दिखानी थी। भारत ने ऑपरेशन शक्ति के नाम से पोखरण में चुपचाप जमीन के नीचे परमाणु बम का सफल परीक्षण कर दिया। परीक्षण स्थल पर बड़ा सा गड्ढा बन गया। आज इन्हीं प्रयासों के कारण भारत परमाणु संपन्न देश बन गया है। इन्हीं सभी महान कार्यों के कारण कलाम जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न भी दिया गया। 41 साल की सेवा के बाद कलाम जी DRDO की नौकरी से रिटायर हुए। लेकिन 2002 में जब वाजपेयी जी की सरकार ने उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया तो विपक्ष ने भी उनका साथ दिया। कलाम जी 2002 में भारी बहुमत से देश के 11वें राष्ट्रपति बने। 2007 में उनका राष्ट्रपति पद का कार्यकाल समाप्त हुआ। 76 साल की उम्र में भी कलाम जी रुके नहीं। वह देश के कई सारे IIM के विजिटर प्रोफेसर बन गए। देश की युवा पीढ़ी का भविष्य रोशन करने के काम में लगे रहे। एक अलौकिक, असाधारण, अनोखा, महान व्यक्ति
दुनिया से चला गया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने लालटेन की रोशनी में पढ़ाई की, अखबार बेचते बेचते पढ़े, इतने बड़े साइंटिस्ट बने, देश के राष्ट्रपति बने, भारत के सभी सर्वोच्च सम्मान हासिल किए। उनके पास देश विदेश की 40 से भी ज्यादा डॉक्टरेट की डिग्रियां थी। उन्होंने कई सारी किताबें लिखी, यही उनकी जीवन की संपत्ति थी। ऐसे निष्ठावान देशभक्त थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। है गौरी नंदन, आज देश की प्रगति और एकता के लिए हमारे देश को कलाम जी जैसे ही देशभक्तों की जरूरत है। गौरी नंदन, हम सभी पर आपका सदैव आशीर्वाद बना रहे।